Nimbus News. जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। एक बार पुनः हम लोग जो पहुंचे हुए हैं अपने सोशल प्रोग्राम के तहत, जिसका नाम है कि सब कुछ हम लोग देखते हैं लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता और गवर्नमेंट की चक्कर में हम लोग जो है बहुत सी चीज़ें खो देते हैं। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ, और हम आज पहुंचे हुए हैं महादेव डिग्री कॉलेज जो कि चिरई गाँव ब्लॉक बरियासनपुर में है, और उनके प्रबंधक जो हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनका नाम अजय कुमार सिंह जी है। इनसे हम बात करेंगे कि वर्तमान शिक्षा नीति कैसी चल रही है और इनके कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या सुविधाएं देते हैं, जो कि इनका एजुकेशन के सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है। तो हम इनसे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इनसे इनका परिचय इनके मुख से जानना चाहेंगे, जो कि हमारे व्यूवर्स सुनना चाहते हैं। सर, सबसे पहले अपना सर परिचय दें, उसके बाद हम। मैं अजय कुमार सिंह, प्रबंधक महादेव पीजी कॉलेज बरियासनपुर वाराणसी। आपके द्वारा जो भी विषय है, जो जिज्ञासा है संस्था के बारे में, शिक्षा के प्रति जानने के लिए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सर, सबसे पहला सवाल जो है, आज की वर्तमान शिक्षा नीति, जो कि हम इसको अगर हम दो भागों में बांटें तो 2014 के पहले की शिक्षा नीति और 2014 के बाद की, जो कि बोलते हैं कि बहुत अंतर हो गया, उसको आप कहाँ तक देखते हैं और कितनी सार्थकता है? देखें, ऐसा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, नई शिक्षा नीति, ये 2020 से लागू हुआ। उसके पहले की जो शिक्षा थी वो एक वार्षिक परीक्षाएं होती थी, उसमें 4-5 महीने का अवसर मिल जाता था बच्चों को पढ़ने के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो पाठ्यक्रम तय किया गया है वो तो बहुत सुंदर है, बहुत कामयाब है, लेकिन वो सोशली या एजुकेशनली संस्थाओं में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें उसमें दी गई हैं उसके लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है, जो कि संस्था हो, राजकीय संस्थाएँ हों या स्ववित्त पोषित संस्थाएं हों, जो भी संस्थाएं हैं उसके अनुरूप वो कार्य नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उसमें आदमी का, इंसान का डेडिकेशन और डिवोशन दोनों की ज़रूरत है। और आज के समाज में लोग अपने छात्र के प्रति ये समाज जागरूक नहीं है, उसको उस स्तर पे शिक्षा दी जा सके। कि जो कि अगर हम इस समय देखें तो ये कह सकते हैं सर कि अभी भी जितने भारतीय हैं वो एक तरीके से मैकाले के मानस पुत्र हैं, क्योंकि अगर पूछा जाए कि बेरोजगार कौन है तो एक तरीके से इसको सरल परिभाषा में बोला जा सकता है, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो बेरोजगार है। तो इसको आप कहाँ तक देखते हैं? क्या एजुकेशन में इंग्लिश पर्सनालिटी से ज़्यादा महत्व रखता है? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। एक नकारात्मक विचार है समाज में, जो लोग राजनीति में, सरकारें रहती हैं उनके विरोध में बोलना। किसी भी बच्चे से पूछे, बहुत सारी बाइट्स मैं टीवी पर, यूट्यूब पर भी देखता हूँ, उनका मुद्दा कुछ नहीं, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। किस बात की बेरोजगारी है? आपके अंदर कितना काबिलियत है, कितना कॉम्पिटेंट हो, आप क्या कर सकते हो। बहुत सारे बाइट्स में मैंने देखा है कि मुस्लिम लड़के हैं, उन्हें कितना एजुकेशन है तुम्हारी, आपसे उससे क्या मतलब, लेकिन बेरोजगारी है। तुम बेरोजगार किसको कहना चाहते हो? मैं तो ये जानता हूँ, एक अध्यात्म से भी काफ़ी जुड़ने के बाद एक भाव मेरे अंदर पैदा हुआ कि जिसको ईश्वर ने 2 हाथ और 2 पैर दिया, 2 आंखें दी हैं, वो इंसान बेरोजगार भी नहीं है, ना ही गरीब है। बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटी छोटी दुकानों को लगाकर रोज का कार्य 3,000-4,000 रुपये करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो नेट क्वालिफाई हैं, इंजीनियर्स हैं, उन लोगों की सैलरी 20,000, 25,000, 40,000 तय होती है। और जो लोग कम पढ़े हुए हैं, 10 पास हैं, 12 पास हैं, वो लोग अपना स्वयं का एक व्यवसाय करके, छोटी छोटी दुकानें करके, शाम को 4 घंटे की मार्केट में जाकर वो शॉपिंग का कार्य करते हैं और 2-4 हज़ार रुपया बनाकर लेकर चले आते हैं। फलों की दुकान से पूछिए, जूस सेंटर से पूछिए, उनकी कमाई कितनी है, छोटे छोटे। तो बेरोजगारी कहाँ? ये तो मेरे कहने के लिए कितना रोजगार पैदा हो जाएगा। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसी लिए बेस्ड आई है कि आप किस लेवल तक स्किल्ड हो। आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया, बट यू डोंट नो एनीथिंग। समाज में क्या करना है, कैसे करना है, आपको किसी से अपना प्रेजेंटेशन कैसे करना है। आज लोग केवल सर्टिफिकेट के द्वारा शिक्षित बनना चाहते हैं, जबकि इंसान सामाजिक दृष्टिकोण से जो भी शिक्षा ग्रहण किया है उसको समाज में अपने विचार को अगर समाज के बीच में रख सकता है तो उसका मतलब होता है कि वो इंसान शिक्षित है और उसने शिक्षा सकारात्मक रूप से ग्रहण किया है।
सर इसी से एक सवाल ये बनता हुआ है जो कि आपने 2020 की शिक्षा नीति को बहुत अच्छा माना है, तो सर ये कहाँ तक ये सफल हो सकता है कि एक यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड को ले ले, तो इतनी डिफरेंट क्यों है? जो कि भारत तो साथ ही में आज़ाद हुई, तो एजुकेशन में यूपी बोर्ड या कोई और भी बोर्ड, अगर हम स्टेट बोर्ड की बात कर लें साउथ को छोड़ के, तो वो इतना पीछे क्यों है और सीबीएसई और ऐसी बोर्ड इतनी आगे क्यों है? उसमें देखिए सबसे बड़ा एक निगेटिव रोल है। मोस्टली यूपी बोर्ड में बच्चे आजकल जो पढ़ रहे हैं उसमें ग्रामीण अंचल के बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड में, क्योंकि उनके पास संसाधन है। यूपी बोर्ड के जितने एडेड कॉलेज हैं उनके शिक्षक भी अपने दायित्व के प्रति बहुत वफादार नहीं है कि उनको ढंग से पढ़ाया जाए, उनको शिक्षित किया जाए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, जो यूपी बोर्ड का बच्चा यूपी बोर्ड में हाई स्कूल इंटर कर रहा है, जब वो पढ़ के अपने घर जाता है तो उसके पेरेंट्स में भी ये समस्याएं हैं कि वो अपने बच्चों के प्रति, उनके शिक्षित करने के प्रति वो कोई ऊर्जा नहीं लगाता है। उसका कोई समर्पण का भाव नहीं कि मेरा बच्चा अगर विद्यालय से आया है तो अपना कार्य किया कि नहीं किया, फिर दूसरे दिन वो स्कूल जाता है, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा नहीं कर रहा। इस वजह से ये नकारात्मकता यूपी बोर्ड में के बच्चों के बीच में आई है, क्योंकि उनके घर वाले भी इस कार्य के प्रति बहुत सचेत नहीं है, बहुत जुड़े हुए नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल में जाएं, शिक्षक से बात करें। और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में और आईसीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड के अन्य बोर्ड में जो स्टडी कर रहे हैं, जो अर्बन प्लेसेस के बच्चे हैं, उस हर वीकेंड्स में उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, हर महीने के अंतिम समय में बुलाया जाता है, एग्जामिनेशन के पहले बुलाया जाता है। उनके बच्चों से टीचर के बीच में कन्वर्सेशन होता है, उनके जो मंथली रिपोर्ट्स हैं उनको दिखाए जाते हैं, उनके बच्चों के बारे में सारी रिपोर्ट दी जाती है कि आपका बच्चा क्लास में कैसा कर रहा है, किस विषय में कमज़ोर है। तो लोग जागरूक हैं अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में। यही व्यवस्था अगर यूपी बोर्ड के बच्चों में हो और उनके पेरेंट्स उस कार्य के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें, तो बोर्ड एजुकेशन के पाठ्यक्रम में, वो बोर्ड के पाठ्यक्रम में कोई डिफरेंसेज नहीं है। हम लोग भी यूपी बोर्ड से पढ़े हैं। हमारे ज़माने में जब हम 60% पाते थे तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। 60% मतलब बहुत, हम जीनियस बच्चों में गिने जाते थे। लेकिन आज ये परिस्थितियां विपरीत हैं। बच्चा 70% पा गया, 80% पा गया, लेकिन एक छोटी सी बात पूछिए, वो कॉलेज लेवल में आते आते पुरानी बातों को भूल जाता है, क्योंकि वो बैठकर लिख कर पढ़ता नहीं है। वो क्वेश्चंस छोटे छोटे आते हैं, 1-2 महीने में पढ़ा, उसके आंसर्स दे दिए, मार्क्स आ गए। तो मार्क्स पाना और शिक्षा का स्वरूप उसको महसूस करना, उसको ग्रहण करना, दोनों विचारों में बहुत अंतर है। तो यूपी बोर्ड खराब नहीं है। यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स और उनके शिक्षक के बीच में जो संवाद की कमी है, वही यूपी बोर्ड को पीछे ले जा रहा है। सर इसको देखा जाए तो एक पहलू से तो समझ में आता है आपकी बातें सही हैं, लेकिन अगर जो मैंने एनालिसिस किया है उसकी दूसरी पहलू बनती है कि जैसे कि मेरे स्टेट के कैबिनेट मंत्री हैं, अगर कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी शिक्षा मंत्री हैं, मैं सीधा नाम ले लूँगा बाद में, मंत्री हैं, और उनके खुद जो है 20 विद्यालय चल रहे हो कॉन्वेंट के, तो ये बताइए कि यूपी बोर्ड को कहाँ तक ध्यान देंगे? उनका मैं उदाहरण दे दूँ कि अभी 1 साल पहले योगी जी आए हुए थे, यहाँ के रविंद्र जायसवाल का विद्यालय खुला हुआ था, कॉन्वेंट स्कूल है। अगर मुख्यमंत्री खुद प्राइवेट स्कूल को प्रमोट करने के लिए, यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए आ सकता है किसी मिनिस्टर का, तो वो बताइए कि प्राथमिक पाठशाला को कैसे ध्यान देगा, क्यों ध्यान देगा? देखें, ऐसा है कि ये मुद्दा तो थोड़ा आप राजनीतिक सर एक पहलू मैंने बोला, दूसरा पहलू ये भी, इस पर क्या समझते हैं? क्योंकि ये उन लोगों के उसी मंत्रिमंडल में है, उनके संबंधों की भी बात हो सकती है। कोई नवीन कार्य करने जा रहे हैं, जैसे किसी शादी विवाह में अगर मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया जाता है तो वहाँ ज़रूर उपस्थित होते हैं। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं तो आज तक, मेरी भी अवस्था 56 साल हो गई, लेकिन मैं ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा हूँ कि जो कर्म के प्रति इतना सत्य हो, जो समय का कितना सदुपयोग करते हों। वो अपने जीवन को इस प्रदेश के में, समाज में, यहाँ के प्रदेश के नागरिकों के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। उनके लिए कोई न बड़ा है न कोई छोटा है, बस ये है कि जो उनके साथ में मंत्रिमंडल में लोग हैं, जो उनको आमंत्रित करते हैं, वहाँ पर वो चले जाते हैं। बस जो हमने महसूस किया है, क्योंकि उनका कोई भी कार्य समाज में कोई भी फैला दे, कितनी भी विसंगतियाँ फैला दे, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये प्रभु भी उनको माफ़ नहीं करेंगे जो उस व्यक्तित्व का आलोचना करे। क्योंकि आप बताएं कि वो कोई नकारात्मक कार्य क्यों करेंगे? क्योंकि उनके पास कोई परिवार है, कोई घर है, कोई उनका अपना स्वयं का बनाया हुआ समाज है, उनको कहीं प्रूफ करना है।
वो तो तो अजय सर, क्या उसमें गरीब बच्चे भी पढ़ सकते हैं जहाँ पे 5 स्टार की व्यवस्था हो? हाँ, देखें, ऐसा है कि ये बात मैं अपने विचार की बात कर रहा हूँ कि सरकार को इस मुद्दे पर पहल करनी चाहिए कि अगर अपने विद्यालय को सरकारी मदद के द्वारा जो आप मान्यता प्राप्त करते हैं सरकार से, उसमें एक लिमिटेशन होना चाहिए कि आपके यहाँ जितनी सीट है 90% आप अपना एडमिशन लो, 10% हमारे द्वारा जो गरीब बच्चे हैं जिनकी स्थिति परिस्थिति नहीं है कि अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जा सके, उनके लिए 10% का सीट रिजर्व होना चाहिए कि उन गरीब बच्चों को हर स्कूल वाले के कर्तव्य में होना चाहिए कि उनका एडमिशन ले और उनको पढ़ाए। एक दिन पूरे समाज का सुधार हो जाएगा, उनको भी ये एहसास हो जाएगा कि हमारे बच्चे सरकार की मदद के द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं। सर, अब मैं जो है महादेव डिग्री कॉलेज के विषय में कुछ पूछना चाहूँगा। ऐसा क्या है कि बच्चे यहाँ पे पढ़ें? आप क्या कहना चाहेंगे? अब फैकल्टीज़ क्या क्या हैं, टीचर की एबिलिटीज़ क्या क्या होती है, क्या एजुकेशन की जो लेवल है वो क्या है? देखें, मैं इस पर बहुत विस्तृत बात करना चाहता हूं क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। मैं एकेडमिकली खुद भी इंजीनियर रहा हूं, पढ़ाई भी मैंने एकेडमिकली मतलब बीटेक हूं मैं। तो जब 2002 में मैं संस्था खोलने आया, ऐसा भी नहीं है किसी धनवान व्यक्ति का मैं पुत्र था और पिता के द्वारा पैसा मिला और मैं संस्था खोला। तो एक मेरे पास कुछ पैसे थे, उन पैसों से मैं ये संस्था की शुरुआत किया हूँ। शुरू में ये बच्चों को, जो बच्चे मेरे संस्था में पढ़ने के लिए आते थे, तो मैं गांव में घूम घूम कर उन बच्चों के पास जाता था और उनके माता पिता से बात करता था और उनको एक एश्योर भी करता था कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, हमारे यहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगी। 50 बच्चों से मैंने ये संस्था प्रारंभ किया था। आज हमारे यहाँ लगभग 7,000 बच्चे हैं। पहले बीए से मैंने शुरू किया 2002 में 7 विषयों में, उसके बाद 2005 में मैंने बीएससी लिया, फिर मैंने 2009-10 में बीएड लिया, फिर बीकॉम लिया 2012 में, फिर बीएड बीसीए लिया, बीएफए लिया, एमए लिया, एमएससी लिया, एमकॉम लिया। हमारे यहाँ शिक्षक जो हैं वो सारे क्वालिफाइड हैं और वो लोग अपने कार्य का दायित्व तो बड़े अच्छे ढंग से निर्वाह करते हैं। जैसे दूसरी बात, कोई बच्चा किसी को कोई भी बात करनी हो, हमारे यहाँ कोई हेजिटेशन नहीं करता, वो शिक्षक के पास जाता है, अपनी बात करता है। अगर शिक्षक के यहाँ थोड़ी उनको समस्या भी समझ में आती है तो एज ए मैनेजर मैं यहाँ पे पूरे कॉलेज टाइम में 9 बजे से 5 बजे तक रहता हूँ। सारे बच्चों को मेरा पुत्रवत संबंध है, उनसे वो आते हैं, अपनी बातों कहते हैं, मैं उनके बातों को स्वीकार भी करता हूँ और धीरे धीरे ये सब बातें समाज में बहुत अच्छी तरह से फैलने लगी और फैलते फैलते आज ये स्थिति हुई कि समाज के हर वर्ग का विश्वास इस संस्था के प्रति इतना ज़्यादा है, एक सुरक्षा को लेकर, अपनी बच्चियों को सुरक्षा कर लेकर कि मेरी बच्ची जाएगी तो वो लोग बहुत ध्यान देते हैं। मेरे यहाँ कोई किसी बच्चे को कोई समस्या होती तो मैं उसके पेरेंट्स को सूचना नहीं देने जाता हूँ, मैं पहले उसको हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, उसके बाद उनके पेरेंट्स को सूचना देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि उन बच्चों के पेरेंट्स कहीं नौकरी में चले गए, कहीं बाहर हैं, उनके घर पे कोई नहीं है, तो हमारे लोग हमारी ही गाड़ी से, जो भी गाड़ी हमारे कैंपस में रहती है, उस गाड़ी से उसे घर पहुंचाकर आते हैं। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है हमारे यहाँ मर गया एक्सीडेंट में या किसी भी तरह से किसी बीमारी की वजह से, तो मैं इस संस्था से उसकी पूरी फीस भी वापस करवा देता हूँ कि जब मेरा बच्चा ही नहीं रहा तो उसकी फीस इस संस्था में नहीं रहनी चाहिए और मैं वापस करा देता हूँ। तो समाज के हर वर्ग का को बहुत मतलब पूर्ण रूप से सहयोग है और इस संस्था पर उनको 100% विश्वास है कि हमारा बच्चा इस संस्था में जा रहा है, तो कोई भी किसी भी नकारात्मक विचारों से नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये महादेव की संस्था है। और मैं खुद भी बोलता हूँ कि जो बच्चे महादेव में पढ़ते हैं वो महादेव के अंश हैं और बोलते हैं उनको महादेवियंस बोलते हैं। दोज हु आर स्टडिंग इन महादेव दे आर द इसेंस ऑफ द लॉर्ड महादेवा, दे आर महादेवियंस। और बच्चे हमारे यहाँ, आपको बता दें, समाज में जो भी बातें हो, मैं उसको तो चर्चा नहीं करूँगा राजनैतिक रूप से, लेकिन अभी मैं अखंड रामायण का आया था। आप किसी भी शिक्षक से और किसी भी समाज के लोगों से बात करेंगे तो लोग बता देंगे। हमारे यहाँ रामचरितमानस में मुस्लिम बच्चे भी रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ रहे थे, वो भी बोल रहे थे, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रमऊ सु दशरथ अजीर बिहारी। प्रेयर हमारे यहाँ रोज़ होता है, जबकि हायर एजुकेशन के किसी भी कॉलेज में मोस्टली मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में कि वहाँ पे प्रेयर होता है। हमारे यहाँ बच्चे रोज़ प्रेयर करते हैं और जो प्रेयर बच्चियां कराती हैं, 3 बच्चियां हैं, उसमें से 2 बच्चियां मुस्लिम हैं और हमारे यहाँ प्रेयर
प्रार्थना जो शुरू होती है वो गायत्री मंत्र से शुरू होती है। 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ना पड़ता है। वो दोनों बच्चियां गायत्री मंत्र पढ़ के ही प्रेयर शुरू करवाते हैं और उस प्रेयर खत्म होने के बाद हमारे यहाँ एक संकल्प लिया जाता है जिसका नाम हम लोगों ने रखा है महादेव संकल्प। हर बच्चा आकर अपने हाथ आगे बढ़ाकर अपने सामने कसम भी खाता कि मैं महादेव संकल्प लेता हूँ कि मैं किस कार्य के लिए आया हूँ, गुरुजनों के प्रति मेरा क्या कार्य है, मेरा क्या दायित्व है, अब मुझे अपने जीवन में कैसे हमको निर्वाह करना है और शिक्षा के प्रति कितना दृढ़ संकल्पित रहना है, उसकी शपथ लेकर फिर वो अपने बच्चे कक्ष में जाते हैं क्लास करने के लिए। पूरा क्लास करके इस संस्था से जाते हैं। सर लास्ट टू सवाल, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा नाम आपका है, तो सर कुछ विरोधी भी होंगे आपके, तो ईर्ष्या करने वाले, जेलस करने वाले, तो उनके प्रति आपकी क्या भावना है और वो क्या क्या ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको कष्ट होता है, मतलब बदले की भावना से नहीं, जो कि ईर्ष्या से कष्ट होता है? देखिए, संस्था 2002 से चली और 2015 तक मेरे प्रति किसी भी वर्ग के, किसी भी समाज का कोई आदमी कभी उंगली नहीं उठाया, न कभी कोई शिकायत, न कभी पेपर में, कुछ भी नहीं। 2016 में मेरे एक पड़ोस में डॉक्टर शशिकांत सिंह महाविद्यालय खुला, वो हमारे रिश्तेदार थे। नियम के अनुसार 15 किलोमीटर के परिधि में कोई संस्था नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने यही कहा कि अगर मैं महादेव के नाम से कोई संस्था खोला हूँ और बगल में कोई आकर हनुमान जी के नाम से संस्था खोलता है या किसी के नाम से संस्था खोलता है तो ये नकारात्मक कार्य मैं नहीं करूँगा। उनको खोलना है खोलें, जो मेरे भाग्य में होगा, संस्था के भाग्य में होगा, वो मेरे साथ होगा। लेकिन वो लोग इतने नकारात्मक विचारों को लेकर यहाँ पर आए थे कि वो आने के प्रथम दिन से ही उन लोगों ने इस संस्था के बारे में गलत लिखना, इस संस्था का प्रबंधक मैं हूँ, मेरे बारे में गलत लिखना, मुझे माफिया बोलना, गुंडा बोलना, ये बोलना, वो बोलना, करते करते ये लोग लड़ते रहे। हमारे गांव के आसपास के लोगों को जोड़कर उनसे भी मेरे प्रति शिकायत करवाना। बहुत 7 वर्षों से मैं इतना प्रताड़ित हूँ कि उन्हीं लोगों में से उसी संस्था के प्रबंधक विभूति भूषण सिंह थे, उनका इसी पुलिस लाइन चौराहा के पास एक्सीडेंट हो जाता है किसी गाड़ी से और वो बच्चा 2-3-4 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इन लोगों ने उस भाई के मृत्यु के घटना से उतना दुखी हुए कि उसको अवसर में बदलकर मेरे पूरे परिवार को हत्या में 302 का मुजरिम बना दिया, जिसमें मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा एक 19 साल का बच्चा था उस समय, उसको भी 302 का मुजरिम बनाए, मेरे 2 भाई हैं, एक चचेरा भाई है, सबको मुजरिम बना दिए। संस्था का एक कर्मचारी जो सारे कार्यों को देखता है उसको भी उन्होंने 302 का मुजरिम बना दिए। जांच हुई, पड़ताल हुई, कहीं कुछ नहीं पाया गया, FR लग गया, फाइनल रिपोर्ट लग गई। उसके बाद भी ये लोग बहुत सारा प्रयास करके कितने नकारात्मक चीज़ों का सहयोग लेते हुए इन लोगों ने फिर CBCID करा दिया। आज भी हम 302 के दायरे में रख मेरे प्रति जांच चल रही है। लेकिन मैं महादेव का भक्त हूँ, यही विधि नाथ होई ही तमोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु के ऊपर छोड़ दिया हूँ कि जो आपको करना है आप कीजिए। मैं न कहीं पैरवी करने जाता हूँ, न कुछ करने जाता हूँ, बस ईश्वरीय भाव में अपनी जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। अगर पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध होगा उसकी सज़ा भोग रहा हूँ, लेकिन मैंने ईश्वर के सामने उनके समक्ष ये कह सकता हूँ कि मेरे दिमाग में 0.01% भी इन नकारात्मक विचारों का कोई भाव मैंने महसूस नहीं किया। जिस समय मुझे पता चला कि उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, मैं खुद जा रहा था देखने, कॉलेज के सारे शिक्षक स्टाफ गेट बंद करवा दिए कि भैया जा ना पाएँ, और मैं नहीं गया। नहीं तो अगर वहाँ जाता तो पता नहीं मेरे साथ क्या बदसलूकी होती, क्या करते लोग। और यही सब बातें हैं। वो नकारात्मकता के बारे में मैं जितना बोलूं, इन आपके 2 मिनट के बाइट में मैं ये सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक बात कह सकता हूं। रामचरितमानस की एक चौपाई है बालखंड की, उपजहीं एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। कि तालाब में जोंक भी पाया जाता है, कमल का फूल भी पाया जाता है। कमल के फूल का रिप्रेजेंटेशन कुछ और होता है, जोंक का प्रेजेंटेशन कुछ और होता है। जोंक के पास जब भी जाएंगे तो आपको दुखी ही होना पड़ेगा, क्योंकि उसी बालकांड की चौपाई एक और है, मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। तो वही बातें हैं। समाज में जैसा आप अपने को रखेंगे, बनाएंगे, वैसा आपको ईश्वर के द्वारा चीज़ें प्रदत्त होंगी। इस भाव को कोई स्वीकार करने वाला नहीं है, मैं तो स्वीकार करता हूँ, इसलिए अपने जीवन को बहुत सकारात्मक ढंग से जीने की कोशिश करता हूँ।
लास्ट सवाल सर, और सबसे पहली बात कि सच को कभी हराया नहीं जा सकता, तो आप सच हैं तो कोई हरा ही नहीं सकता आपको। आने वाली जनरेशन को एज ए प्रबंधक आप क्या संदेश देना चाहते हैं, ये मेरा लास्ट सवाल। आने वाली पीढ़ी को मैं ये एक संदेश और एक मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं विद्यालय में, बेटियाँ आती हैं तो कहती हैं कि सर घर पे बहुत काम रहता है, बाहर भी काम रहता है, सब करके यहाँ आना पड़ता है, पढ़ाई नहीं हो पाती। तो उन बच्चों को मैसेज एक देना चाहता हूँ, बहुत संक्षिप्त देना चाहता हूँ हर बच्चे को, हर बच्चियों को, कि बेटा इस संसार में मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ है किसी घर में कि मैं उनकी बेटी हूँ। तुम बेटी बनने के पहले, किसी की बहन बनने से पहले, किसी की पत्नी बनने से पहले तुम ईश्वर के द्वारा प्रदत्त की हुई एक मानव जीवन में आई हो। तुम्हारा भी बहुत सारा कार्य है, अपने मानव निर्माण भी तुमको करना चाहिए, क्योंकि वो एक दिन चले जाएंगे तो तुम एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बुआ के रूप में तुम्हारा निर्माण होना है। और अपने को इतना मजबूत बनाओ कि समाज में अपने विचारों का प्रसार कर सको। और इसलिए वो ये कार्य केवल शिक्षा के द्वारा हो सकती है। क्योंकि एक अमिताभ बच्चन की बाइट पढ़ रहे थे कि यूट्यूब पे, उन्होंने कहा कि शिक्षा ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। धन कितना भी रखें आप, सोना कितना भी रखें, दे कैन बी स्टील आफ्टर सम टाइम, कोई उसको चुरा सकता है, लेकिन शिक्षा को, एजुकेशन कांट बी स्टोलन बाई एनीवन। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो जीवन भर आपको मिलता रहता है, कुछ न कुछ वो आपको देता रहता है। नहीं तो ऐसे देखिए कितने भी राजा कितना भी धनवान थे, जब तक उनकी प्रजा उनके बस में होती थी तब तक लोग उनको जानते थे। जब उनका समय निकल गया उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन आप वहीं देखिए राष्ट्रगीत किसने लिखा, राष्ट्रगान किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शेक्सपियर, हरिवंश राय बच्चन, या जो लोग भी हैं जो एजुकेशन से जुड़े हैं, आज भी उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं, उनकी कहानियों को पढ़ा जाता है, उनकी चीज़ें रोज़ गाई जाती हैं। तो ये शिक्षा की ये जड़ है, ये मजबूती है। सर लास्ट सवाल आई बस ये, इसके बाद हम लोग प्रोग्राम को अंत करेंगे। अगर एक टीचर की नीयत से मैं देखूं आपको, तो मैं एक सवाल जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी और जो हमारे मनमोहन सिंह थे, उसमें बेस्ट कौन था? देखिए मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि एज ए योग्यता, क्वालिफिकेशन, देखिए मोदी जी का जवाब और उनकी तुलना किसी व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने इस देश के प्रति जो वफादारी के साथ जो भी कार्य किए हैं वो अतुलनीय हैं। अब मैं काशी का रहने वाला हूं, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल काशी का दे दूं कि जब से ये देश स्वतंत्र हुआ है तब से आज तक सारे लोगों को मिलाकर जितनी बार प्रधानमंत्री नहीं आए होंगे, अपने मात्र 2 कार्यकाल में उनके दो गुने बार नरेंद्र मोदी जी आए होंगे। और नरेंद्र मोदी जी का कार्य समाज के हर वर्ग को दिख रहा है। अब स्वीकार करना और नहीं करना ये आपकी बातें हैं। किसी भी समाज के लिए, कोई समाज का एक इंसान अगर अपने सकारात्मक भावों से महसूस करके बोले तो उसके साथ उसको नज़रअंदाज नहीं किया गया है। वो घर हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, एजुकेशन की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, कहीं भी कोई भी कार्य किसी के प्रति कोई नकारात्मक भाव रख के नहीं किया गया। आप खुद भी देख लें, काशी जिस समय सो गई थी, उस काशी को जगाने में मोदी जी का कितना बड़ा हाथ है। आज कम से कम 1 से 2 लाख लोग 12 महीना बाहर के लोग इस काशी में आते हैं। एक फूल, मैं काल भैरव दर्शन करने गया था, एक आदमी डलिया में फूल बेच रहा था, तो हमने कहा बाबूजी लाइन में लगे थे, बाबूजी मोदी जी के आने से क्या परिवर्तन हुआ? तो उसने कहा कि बाबू खाने बिना मर रहे थे, अब 2000 रुपये रोज कमा कर जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर ये। अब बताइए, ये मोदी जी हैं, ये मोदी जी का संकल्प है इस देश के हर वर्ग के लोगों के लिए। और उस मोदी जी का आलोचना करना मतलब, मैं समझ, आलोचना नहीं, मैं पूछ रहा था कि योग्यता के आधार पे कौन बेस्ट है, बस ये था। योग्यता देखिए, शैक्षिक सर्टिफिकेशन वो तो दैट इज डिफरेंट थिंग, वो तो बहुत बड़े हैं। मतलब ये जो आपके पीएम थे पूर्व वाले मनमोहन सिंह जी, लेकिन योगी जी
बहुत ही एक संत आदमी है, ऋषियों मुनियों का विचार है उनके अंदर। वो कभी भी अपने जीवन में कोई गलत सूचना, किसी के लिए गलत कार्य करना, बस ये है कि भाई वो गीता के उपदेशों के अनुसार चलते हैं, टिट फॉर टैट। अगर आप मुझसे लड़ोगे तो हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं, ये उनका भाव है। और पहले के लोग जो थे, वाजपेयी जी थे, तो वाजपेयी जी अगर कोई उनसे लड़ता था तब भी उसको कहते थे चाहे इसको एक बार अवसर दे दो। मोदी जी उसको अवसर देने वाले नहीं हैं, मोदी जी उसका जवाब देंगे। और वो मोदी जी गीता के अनुसार वो श्री कृष्ण के रूप में है, और उसी गीता के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हमारे अर्जुन की तरह। आपने बेशकीमती में से सर समय दिया, इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं एक कोई बड़े पर्सनालिटी के साथ, जो कि जानेंगे कि यथा स्थिति क्या चल रही है भारत की। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। निम्बस न्यूज। खबर देश की राजनीति की हो या खबर गंगा के किनारे बसी काशी की संस्कृति की, खबर चाहे खेल जगत की हो या मनोरंजन जगत की, हर छोटी बड़ी खबर को हम पहुंचाएंगे आप तक बेबाक और सटीक अंदाज में, क्योंकि हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का।